Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, Pierpont Patil College of Engineering and Management, Amravati, and I welcome you in a third lecture of Strength of Material or Mechanics of Material. This before, in second lecture, we have discussed some definitions regarding stress, strain, their types, Poisson's ratio, and all about this. Now, today we will discuss elasticity and elastic limit. What is meant by elasticity? It is a type of one property of material. So it is a property of material by virtue of which when material is loaded by particular load, it will deform, and when that load is removed from the body will regain its original shape and size 100%. but within a certain limit. Okay, so elasticity is what? Suppose we consider a piece of rubber. एक रबर का पीस सपोज हमने कंसिडर किया और उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं बाय सम पुल टाइप ऑफ नेचर. अगर हमने पुल फोर्स उस पर लगाया, रबर स्ट्रेच होगा. जैसे हमने फोर्स रिमूव किया, उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा. वो भी 100%, जितना ओरिजिनल था उतना ही वो शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा. सो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी. इसका ही अपोजिट वर्ड है प्लास्टिसिटी. मतलब क्या कि आपने बॉडी को आइदर स्ट्रेच किया या फिर कॉम्प्रेस किया, तो बॉडी डिफॉर्म तो होगी. अगर आपने स्ट्रेच किया तो एक्सटेंशन आएगा, अगर आपने कॉम्प्रेस किया तो साइज में थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा. लेकिन जब आप उस फोर्स को हटाओगे, वहां से रिमूव कर दोगे, तो उसका जो शेप एंड साइज है वो पहले जैसा नहीं होगा. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन. तो इसके अपोजिट, अगर बॉडी लोडेड है, उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ही जिस इंस्टेंट पे आपने फोर्स रिमूव किया, अगर वो 100% अपना शेप एंड साइज रिगेन कर रहा है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज अ इलास्टिसिटी. इलास्टिक limit is a limiting value of stress or force of material. कि जैसे अगर मैंने रबर का एग्जांपल मैंने कंटिन्यू किया कि मैं रबर को खींच रहा हूं, तो इस लिमिट तक के मैं रबर को खींच सकता हूं. अगर मैंने इससे ज्यादा उसको खींचने की कोशिश की तो वो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक. सो व्हाट डज इट मीन कि उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट है कि उसको कितना हम खींच सकते हैं, उसको कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं. सो elastic limit is a limiting value of stress of a particular material within which it can deform, and when that load is removed it will gain original shape and size. अगर आपने उस लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस किया, उससे ज्यादा फोर्स को बढ़ाया, तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा. तो ये हो गया आपका इलास्टिक लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. क्लियर है? इसी कंसेप्ट पे एक स्टेटमेंट है, एक लॉ है, दैट इज हुक्स लॉ. व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ स्टेट दैट इफ certain material is loaded at a particular stress, stress will be directly proportional to the strain. अगर मैं डायग्राम में बताऊं, ग्राफ में बताऊं, एक्स एक्सिस पे सपोज हमने स्ट्रेस कंसिडर किया है, वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेन कंसिडर किया है. ओके, तो जब भी किसी बॉडी पे हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, तो ये जो ग्राफ रहेगा वो लीनियर रहेगा, एग्जैक्टली 45 डिग्री फॉलो करेगा. जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उतना ही स्ट्रेन भी उसमें डेवलप होगा. तो ये रहेगा आपका हुक्स लॉ. कब तक? जब तक आप मटेरियल को इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेच करोगे, तब तक उसकी इलास्टिक लिमिट तक के ये ग्राफ, ये कर्व फॉलो होगा. अगर उसके बाद में भी आपने उस पर स्ट्रेस इंड्यूस किया, उस पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया, तो बॉडी फिर ये लीनियर ग्राफ फॉलो नहीं करेगी, कुछ एब्रप्ट ग्राफ फॉलो करेगी. तो व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मतलब ये ग्राफ, दिस इज नथिंग बट दी हुक्स लॉ. सो फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. सो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन. जस्ट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, आई एम प्लेसिंग ऑन कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल ई, एंड ये हो गया स्ट्रेन. दिस इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल और इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नाउ. सो अगर मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो ई विल बी सिग्मा बाय ई. This constant, this proportionality constant is known as modulus
ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, गॉट इट। उसका एक और एक रिलेटेड टर्म है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? अगेन फिर से स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही रिलेशन है। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ shear stress to the corresponding shear strain। फिर इसमें क्या फर्क है? देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बट विच स्ट्रेसेस? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टू द रिस्पेक्टिव टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। I repeat, modulus of elasticity is defined as ratio of direct tensile stress to the tensile strain or ratio of compressive stress to the compressive strain। मतलब टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव की बात करते तो फिर आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर shear stress to the shear strain की बात करेंगे, ratio of shear stress to the shear strain, that will be modulus of rigidity, and modulus of rigidity is shown by letter G or C equal to shear stress is denoted by tau and shear strain is denoted by phi। Got it? ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड द लास्ट टर्म इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। What is mean by factor of safety? This term is considered or should be considered while designing a particular machine part or concrete structure. Whenever there is a role of any engineer, either civil or mechanical, to design a part, he has to consider factor of safety. What is mean by factor of safety? Suppose we consider example of any table or chair, and the table is made to sustain or to bear a load of 500 kg maximum, but actually in working it is subjected to 200 kg in routine, in working. So that is, the ratio of maximum value to the working value is known as a factor of safety। तो यहाँ पे देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने रेशियो लिखा है मैक्सिमम स्ट्रेस, या फिर बोल दो आप, और अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अभी हमने जैसे एग्जांपल दिया था कि कोई चेयर हमने बनाई है, लेकिन जब चेयर हम डिजाइन करेंगे तो सोचेंगे कि मैक्सिमम उसने 500 केजी वेट बियर करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हर बार उस पर सिर्फ और सिर्फ 100 केजी ही वेट ऐड हो रहा है। मतलब वैसे तो चेयर पे एक या दो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 5 लोग भी बैठ गए तो भी वो चेयर टूटेंगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम, कि मैक्सिमम वेट इतना उस पे वो टेबल और या फिर चेयर वो सहन कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वर्किंग में बस उस पे 100 ही केजी अप्लाई हो रहा है। तो फिर ये जो रेशियो आएगा, दैट 5 इज टर्म एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि उस चेयर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है? 5 है, 5 है। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो, हमने अभी तक फॉर्मूले कितने कलेक्ट किए? राइट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर वी एक्सप्लेन स्ट्रेस शोन बाय सिग्मा। सो सिग्मा इज रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया और अप्लाइड लोड बाय एरिया, सो P बाय A, लोड अपॉन एरिया। और हर बार हमें यूनिट हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही कंसिडर करेंगे। अगर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में। देन सेकंड टर्म है स्ट्रेन, defined as change in dimension upon original dimension, here explain in terms of length, so change in length upon original length। और इसका कुछ यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, क्योंकि देखो ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, सो यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज ऑफ यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिग्मा बाय ई, सिग्मा बाय ई। अगेन इसका यूनिट क्या आएगा? देखो,
ई का तो कुछ यूनिट है ही नहीं, स्ट्रेन है। सिग्मा का यूनिट क्या है, हमने अभी लिखा न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसलिए टोटल टर्म का यंग्स मॉडुलस का भी यूनिट रहेगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू टाउ बाय फाइव। दिस इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका भी यूनिट न्यूटन पर एम स्क्वायर ही रहेगा, आइदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम स्क्वायर, बट फॉर द कंप्लीट सब्जेक्ट वी ऑलवेज डील विद न्यूटन पर एम स्क्वायर। व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्स, फोर्स विल बी इन न्यूटन, area will be in mm square and stress will be in Newton per mm square. So these are the formulas that we have collected up till now. Now the next topic is a derivation for relation of stress and strain for two-dimensional figure. Two-dimensional figure. Two-dimensional figure means a body which has a two dimension. Okay. हमने कंसिडर किया एक प्लेन ए बी सी डी, जिसको एक लेंथ है और एक विड्थ है, दो डायमेंशन है, एंड दिस इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस सिग्मा 1। सो इस केस में आपके जितने फॉर्मूले अपने देखे थे बस वही अप्लाई हो रहे कि इसमें स्ट्रेस क्या रहेगा, लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या रहेगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस का भी वही रहेगा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई। बट व्हेन सेम बॉडी सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, सपोज एक ही बॉडी पे दो दो स्ट्रेस अगर एक्ट हो रहे हैं, तो सिग्मा 2, अब तक हमने डिस्कस किया था कि बॉडी पे एक ही स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। अब अगर कंसिडर करेंगे कि बॉडी पे एक साथ दो स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वन इन एक्स डायरेक्शन अदर इन वाई डायरेक्शन, देन कंबाइनली व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। कि बॉडी पे अगर एक साथ दो दो स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सिग्मा 2 रहेगा, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1 सिग्मा 1। सो अगर बॉडी पे दो स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा और टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या रहेगा। हमने अभी तक स्ट्रेन एक्सप्लेन किया था, स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, और स्ट्रेन के दो टाइप्स है, एक लैटरल स्ट्रेन, दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या रहेगा, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये बॉडी है, सो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर जो कुछ भी चेंज आएगा तो वो इंक्रीजिंग रहेगा, जैसे कि ये लेंथ है, लेंथ बढ़ेगी इसी डायरेक्शन में, अगर उसको खींचा तो जो कुछ भी स्ट्रेन आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये जो रेशियो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, सो वो हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या रहेगा, लैटरल स्ट्रेन मतलब कि बॉडी है, आप उसको एक्स डायरेक्शन में खींचे हो तो वाई डायरेक्शन का उसका जो डायमेंशन है वो कम कम होगा। ठीक है, सपोज मेटेलिक बार है, आप उसको खींच रहे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी लेकिन उसका डायमीटर कम होगा, रिड्यूस हो रहा है। सो लैटरल ये हमेशा माइनस रहेगा। lateral strain is what, the strain which occurs in perpendicular direction to the direction of applied force, तो ये रहेगा आपका निगेटिव, माइनस और डिक्रीजिंग। तो दो स्ट्रेन उसमें आएंगे। हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर टू डायमेंशनल फिगर व्हेन सब्जेक्टेड टू टू डिफरेंट स्ट्रेसेस। सो कंसिडरिंग sigma 1 and sigma 2 are acting on body ABCD in two mutually perpendicular direction. Got it? This is our consideration. Now for sigma 1, now concentrate, ध्यान दो। देखो सिग्मा 1 की वजह से इस बॉडी पे स्ट्रेन आएगा, एक्स डायरेक्शन में आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में खींची जा रही है, तो डायमेंशन ये वाला बढ़ेगा, आइदर वो ए बी बोल दो या फिर सी डी बोल दो, डायमेंशन बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम सिग्मा 1 अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे तो ए डी या फिर बी सी, ये डायमेंशन कम होगा। मतलब सिग्मा 1 की वजह से दो स्ट्रेन आएगी, एक लैटरल आएगा एक लॉन्जिट्यूडिनल आएगा। सो फॉर सिग्मा 1 स्ट्रेन in x direction
क्या रहना चाहिए, ई एक्स इक्वल टू, स्ट्रेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी एल बाय एल। यहाँ पे चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास में कुछ भी नहीं है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में E के लिए या फिर कैपिटल E के लिए, यंग्स मॉडुलस के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई। तो हम इस पे से E का फॉर्मूला लिख सकते हैं, E इज सिग्मा बाय यंग्स मॉडुलस। ओके, तो स्ट्रेन को हम स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन फॉर सिग्मा 1। तो जब भी हम सिग्मा 1 के लिए लिख रहे हैं तो सपोज सिग्मा 2 आपके पास में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कंसिडर करके लिखो। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ई एक्स विल बी सिग्मा बाय ई रहेगा, पॉजिटिव स्ट्रेन रहेगा क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, और स्ट्रेस है हमारे पास में सिग्मा 1। वैसे ही स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ई वाई विल बी, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या आएगा, सिग्मा 2 है नहीं आपके पास में, सिग्मा 1 है। तो सिग्मा 1 की वजह से एक्स डायरेक्शन में तो आ गया पॉजिटिव लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा 1 बाई, एंड वाई डायरेक्शन में आ गया लैटरल स्ट्रेन। तो देखो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सो यहां पे अगर लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला हम निकालते हैं, सो लैटरल स्ट्रेन विल बी म्यू इनटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला रहेगा। हमें पता है एक्स डायरेक्शन वाला ये जो कुछ भी आया ये तो आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है, और वाई डायरेक्शन का जो स्ट्रेन है वो लैटरल स्ट्रेन है। तो लैटरल स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू इनटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, सिग्मा 1 बाय ई। मैंने एक तभी एक्सप्लेन किया था कि हमेशा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन ये इंक्रीजिंग रहेगा और लैटरल स्ट्रेन ये डिक्रीजिंग रहेगा। बस तो डिक्रीजिंग शो करने के लिए हम यहाँ पे साइन यूज करेंगे माइनस, मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। गॉट इट। नाउ फॉर सिग्मा 2, अब कॉन्सेंट्रेट करो कि फिगर पे सिर्फ सिग्मा 2 एक्ट हो रहा है, सिग्मा 1 नहीं है, ये एब्सेंट कर देंगे हम। सो फॉर सिग्मा 2 इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। अगर वो वाई डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में आने वाला स्ट्रेन पॉजिटिव रहेगा, हेंस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ई वाई इक्वल टू, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, सो सिग्मा बाई ई आएगा। सिग्मा मतलब सिग्मा 2 के लिए लिख रहे हैं, सो सिग्मा 2 बाई ई आएगा। गॉट इट। और स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा 2 के ही वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन जो आएगा वो निगेटिव रहेगा, क्योंकि बॉडी अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में खींची जा रही है, ऐसा एक्सटेंशन ज्यादा हो रहा है तो ऐसा रिडक्शन होगा। अगर ऐसा रिडक्शन होगा मतलब एक्स डायरेक्शन में जो कुछ भी स्ट्रेन आएगा वो लैटरल स्ट्रेन आएगा। सो एक्स डायरेक्शन मतलब ई एक्स, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, और वो कौन सा आएगा, लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन रहता म्यू इंटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब सिग्मा 2 के लिए लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया सिग्मा 2 बाई ई। ये हमने लैटरल स्ट्रेन लिखा, लैटरल स्ट्रेन हमेशा निगेटिव रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, तो ये हो गया आपका माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई। तो हमने इस हिसाब से सिग्मा 1 के लिए दो स्ट्रेन एक्स एंड वाई डायरेक्शन वाले और सिग्मा 2 के एक्स एंड वाई वाले दो स्ट्रेन ये पूरे के पूरे कैलकुलेट कर लिए। एट लास्ट हम सम अप करेंगे जितनी टोटल स्ट्रेन हमारे पास में डायरेक्शन वाइज, हेंस टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एंड टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। अब टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना रहेगा, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन देखो, एक्स डायरेक्शन वाला ये एक टर्म है और एक्स डायरेक्शन वाला ये एक टर्म है हमारे पास में। सो सम करो, दिस इज अ पॉजिटिव टर्म सिग्मा 1 बाई ई एंड माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई, एंड टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन वाला ये एक और ये एक, ये निगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिख रहा हूं सिग्मा 2 बाई ई दिस वन एंड माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई।
So in this way we have calculated total strain in x direction and total strain in y direction when body is subjected to two mutually perpendicular stresses. अगर दो stresses act हो रहे हैं तो फिर स्ट्रेन में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, वो हमने डिस्कस किया. सो these are the final value for x and for y. What will happen when body will subjected to three mutually perpendicular stresses? मतलब यहाँ पे टू डायमेंशनल फिगर नहीं, थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो उस केस में क्या होगा? सो लेट अस डिस्कस. So relation of stress and strain for three-dimensional figure. Figure should be 3D. Like this. Suppose this is x, this is y, and this is z. So along यहाँ पे अप्लाई करो. ये z डायरेक्शन है, वैसे आप डायरेक्शन कुछ भी बताओ, नो इशू. एक ये रहेगा और एक ये रहेगा. ओके. सो सपोज हमने इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन ले लिया. सपोज सिग्मा 1 इज एक्टिंग इन x डायरेक्शन. इस डायरेक्शन को अपने y डायरेक्शन लिया. सपोज सिग्मा 2 इज एक्टिंग इन y डायरेक्शन. एंड suppose this is a z direction and sigma 3 is acting in z direction. आप लगे तो चेंजेस कर सकते हो, नो इशू एट ऑल. तो सपोज 3D body or 3-dimension body is subjected to three different stresses which are mutually perpendicular to each other in a different plane. थ्री डिफरेंट प्लेन में तीन अलग अलग स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे. इस केस में टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन एंड टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तीन डायरेक्शन है इसलिए तीनों डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना रहेगा. एक की वजह से स्ट्रेन हमें पता है, आइदर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन हो गया, या फिर रेशियो ऑफ सिग्मा एंड यंग्स मॉडुलस, ये भी स्ट्रेन ही हुआ. लेकिन जब तीन तीन स्ट्रेस ऐड हो रहे तो उस केस में जैसे हमने टू डायमेंशनल के लिए किया था वैसे हम थ्री डायमेंशनल के लिए ट्राई करेंगे. सो कंसिडरिंग 3D body subjected to three mutually perpendicular stresses sigma 1, sigma 2 एंड sigma 3. तीन तीन स्ट्रेसेस है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेस हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. चलो सबसे पहले फॉर सिग्मा 1. सिग्मा 1 कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? सपोज ये हो गया आपकी x डायरेक्शन, इसको बोल देंगे हम y डायरेक्शन, और ये सपोज है z डायरेक्शन. तो x डायरेक्शन में सिग्मा 1 एक्ट हो रहा है तो x डायरेक्शन में आने वाला स्ट्रेन कौन सा रहेगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट होगा उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो लॉन्जिट्यूडिनल मतलब इंक्रीजिंग रहेगा. बाकी यहाँ पे बची कितने डायरेक्शन? एक y बचा और z बचा, तो बचे हुए दो डायरेक्शन में जो आने वाला स्ट्रेन है वो लैटरल स्ट्रेन रहेगा. सो सिग्मा 1 स्ट्रेन इन x डायरेक्शन Ex इक्वल टू सिग्मा बाई ई. सिग्मा कौन सा? 1. बच्चे की दो डायरेक्शन है. नाउ स्ट्रेन इन x हो गया, सो y एंड z डायरेक्शन. सो Ey एंड Ez विल बी क्या होना चाहिए? लैटरल मतलब म्यू सिग्मा बाय ई. सिग्मा कौन सा? सिग्मा 1, और यहाँ पे माइनस क्यों? क्योंकि लैटरल स्ट्रेन है इसलिए. गॉट इट? फॉर सिग्मा 2, sigma 2 is acting in y direction, so whatever the strain developed in y direction is of longitudinal strain. Remaining direction, that is x and z, having lateral strain. So for sigma 2, strain in y direction Ey equal to sigma by e.
हर बार हम लॉन्जिट्यूडिनल को ऐसे ही लिखते हैं सिग्मा बाई सिग्मा 2 है हमारे पास में, तो हो गया सिग्मा 2 बाई, एंड और बचे 2 डायरेक्शन, हेंस स्ट्रेन इन x and z direction, that is Ex and Ez इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई लिख दूं मैं, म्यू सिग्मा बाई ई लिखते हैं, माइनस लिखेंगे क्योंकि लेटरल है, स्ट्रेस चल रहा है आपका सिग्मा 2, तो ये हो गया आपका सिग्मा 2 के लिए। फाइनली फॉर सिग्मा 3, लास्ट sigma 3 is acting in z direction, so the strain developed in z direction is longitudinal strain, remaining two strain x and y is of lateral strain. So for sigma 3, strain in z direction, strain in z direction Ez equal to sigma 3 by E, ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन इन, अब z डायरेक्शन हो गया तो बचे कौन सा, x एंड y डायरेक्शन, ये रहेंगे Ex एंड Ey, दोनों के दोनों में कौन सा आएगा, लेटरल स्ट्रेन आएगा, सो माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड बोथ स्ट्रेन इन ऑल 3 डायरेक्शन। सिग्मा 1 की वजह से दोनों, ये तीनों हो गए, देखो एक और ये दो, ये एक, ये दो, और ये एक और ये दो, ओके। सो तीनों स्ट्रेन हमने तीनों स्ट्रेसेस के लिए कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम टोटल स्ट्रेन निकालेंगे इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एंड इन z डायरेक्शन, सो व्हाट वी विल गेट, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन Exx, तो जितने भी x वाले ना सबके सब इक्वेट करो, सॉरी सम करो, Ex एक ये, देन x एंड y ये है, तो ये एक x और ये एक x, तीन है हमारे पास में, सो सिग्मा 1 बाई, ये हो गया सिग्मा 1 का, सिग्मा 2 के लिए ये x है, तो ये माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई, माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई, और तीसरा ये एक x है यहाँ पे, माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई। लाइकवाइज स्ट्रेन इन y डायरेक्शन EYY, तो ये हो गया एक y, दूसरा y हो गया ये, और तीसरा y हो गया ये। सो ये माइनस है, ये प्लस है, और ये माइनस है। मैं सबसे पहले पॉजिटिव टर्म लिख रहा हूँ, सिग्मा 2 बाई ई, सिग्मा 2 बाई ई, देन ये माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई, एंड एक ये माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। लास्टली स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन इज, एक ये हो गया z, देन एक ये z हो गया, और एक ये z हो गया। सो इसमें सिर्फ ये पॉजिटिव टर्म है, बचे दोनों टर्म माइनस है। सबसे पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन इज सिग्मा 3 बाई ई, माइनस, क्योंकि ये माइनस हो गया, माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई, माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई, एंड माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई, माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई। So in this way we have calculated total strain in 3 direction x, y and z when body is subjected to 3 different cases or stresses, sorry, बॉडी जब 3 स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे बॉडी पे, तो उस केस में तीनों डायरेक्शन में एक्ट होने वाले टोटल स्ट्रेन हमने कैलकुलेट किए, फॉर 2 डायमेंशनल, फॉर 3 डायमेंशनल। डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट, जस्ट प्रिपेयर इट। गॉट इट, क्लियर है सब कुछ। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स है, और बाद में कुछ कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।